हेलो एवरीबॉडी, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति किस तरह से शुरू होती है, उसका क्या क्या कारण है, लोग किस तरह से पागल हो जाते हैं, राजा के पावर को लिमिट करना चाहते हैं। राजा को हटाना नहीं चाहते, उसके पावर को सिर्फ लिमिट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बात भी राजा सुने। तो हमने देखा था कि किस तरह से स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी 4 मई 1789 को। उसके बाद 14 जुलाई 1789 को जब सबसे बड़ा कांड होता है, जी हाँ सबसे बड़ा कांड होता है, वर्साइल का किला को लोग तोड़ देते हैं, उसका ईटा को लोग मार्केट में बेच रहे हैं। इतना लोग से राजा से गुस्सा है कि राजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बंदूक लूटना चाहते हैं। कहते आज अगर रजवा मिल लो तो कर काम खत्म। अब राजा इसके अपोजिट में क्या करता है, आर्मी बुला लेता है, लेकिन फिर भी लोग उसके काबू में नहीं आते हैं। जब लोग काबू में नहीं आते हैं तो आप लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से नेशनल असेंबली का गठन होता है। तो राजा इस नेशनल असेंबली को 4 अगस्त 1789 को इसको कहता है, हाँ हम आपके नेशनल असेंबली को हम मानते हैं, फ्रांस की जनता के हम साथ हैं। तो नेशनल असेंबली अपना काम चालू कर देता है। और अब लास्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली के लोगों ने कहा था कि जब तक मैं अपने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे देता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये इन्होंने 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस को दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट था कि फ्रांस के जो राजा हैं, यानी कि वहाँ का जो मोनार्च है, उसको उसके पावर को लिमिट कर देना। तो भैया पावर लिमिट कैसे होगा, पावर लिमिट कैसे होगा? तो पावर लिमिट करने के लिए उन्होंने 3 बॉडी बताई, जो कि आप इंडिया में भी देख सकते हो, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक कानून बनाएगा, एक उसका पालन करेगा और एक लोगों को न्याय देगा। पहले ये तीनों पार्ट राजा के हाथ में रहता था, लेकिन इसको उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो आप देखोगे किस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया। आगे हम देखेंगे कि वहां पे आप देखो कि लोगों को वोट देने का अधिकार, पहले मोनार्ची सिस्टम में आप देखोगे अगर मैं राजा हूं तो मेरे जो बच्चे होंगे वो भी राजा होंगे। जैसे कि अगर आप राजा है तो आपके बच्चे भी राजा होंगे, फिर उनके बच्चे राजा होंगे। इसी को बोलते हैं मोनार्ची सिस्टम। एक बार जो राजा बन गया वही राजा बनेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में तो राजा तो वही होगा, लेकिन उसका जो डिसीजन लेने की पावर है उसको कम कर दी जाएगी और लोगों द्वारा इलेक्टेड लोग, लोगों के द्वारा चुने गए लोग डिसीजन लेंगे और राजा को उसमें वीटो पावर रहेगा। तो इस फिगर में आप पूरा देखो, एनसीईआरटी से इसको मैंने कॉपी किया है और पूरा का पूरा लेक्चर तो वहीं से कॉपी रहता है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का पॉलिटिकल सिस्टम दिखा रहा है। इसमें आपने 2 भाग में बांटा गया था सिटीजन को, एक एक्टिव सिटीजन थे और एक पैसिव सिटीजन थे। एक्टिव सिटीजन वो थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था और पैसिव सिटीजन वो थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। आगे वाले स्लाइड्स में पूरा इसका डिफिनेशन दिया हुआ है और एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछ ही देता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो देखो एक्टिव सिटीजन क्या करते थे, 50,000 लोग को वो चुनते थे, ठीक है। और ये 50,000 लोग 745 मेंबर को चुनते थे, जिसको कि नेशनल असेंबली या लेजिस्लेचर बोला जाता था। लेजिस्लेचर का पावर, लेजिस्लेचर का जो कंट्रोल होता था वो किंग पे रहता था और लेजिस्लेचर का कंट्रोल मिनिस्टर पे रहता था, ठीक है। लेकिन किंग के पास वीटो पावर था। वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है जिसके द्वारा सारे, कोई भी अगर डिसीजन है तो राजा अगर चाहकर के उसके डिसीजन को मना कर सकता है। तो ये आपका था, यानी कि लेजिस्लेचर कंट्रोल कौन करते थे, तो एक्टिव सिटीजन कंट्रोल करते थे, यानी कि फ्रांस की जनता कंट्रोल करती थी। और लेजिस्लेचर किसको कंट्रोल करता था, किंग को। उसके बाद फिर एक आपका एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी था जिसको हम बोलते थे जुडिशरी, जिसको भी कौन चुनते थे, तो उन्हें भी आपके एक्टिव सिटीजन चुनते थे। तो भैया ये एक्टिव पैसिव तो बहुत हो गया, चल बताते हैं एक्टिव और पैसिव क्या था। तो एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था। अब आप कहोगे केकरा केकरा वोट देने का अधिकार हल है, तनी बताओ। तो भैया देखिए, तो वोट देने का अधिकार उन लोगों का था जिनका एज 25 साल से ऊपर है। अब हमको ये बताओ, इंडिया में वोट देने का अधिकार कितने एज के ऊपर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो फ्रांस में उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था 1791 में जिनका एज 25 ईयर से ज्यादा हो। और इतना ही नहीं, इसे 25 साल का हो गया तो टैक्स दे देगा, वोट दे देगा, सॉरी 25 साल का हो गया तो वोट दे देगा नहीं। वो 3 दिन का, मतलब कि लेबर मजदूरी होता है ना, तो 3 दिन का लेबर जितना कमाता है, जैसे एक दिन का लेबर इंडिया में कितना कमाता है अभी 200 से 250 रुपया, तो वो व्यक्ति जो 750 रुपया यानी कि 250 इंटू 3 उतना का जो टैक्स भरता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट देने के काबिल है।
पैसिव सिटीजन को कोई वोट राइट नहीं दिया गया था। अब बताओ किसको किसको वोट राइट नहीं दिया? तो जो इतना पैसा वाला नहीं है, जो इतना टैक्स नहीं देता है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। चिल्ड्रन को वोट देने का अधिकार नहीं था। चिल्ड्रन को तो यहाँ इंडिया में भी वोट देने का अधिकार नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, बच्चों को वोट देने का अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब ये सब चेंजेस आया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एंड सिटीजन का राइट दिया गया, जिसकी चर्चा आगे वाले स्लाइड्स में हम करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारे देख रहे हैं आजकल, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहला आपके सामने एक फिगर है, द ब्रोकन चेन। इसका मतलब क्या था? ब्रोकन चेन का मतलब था कि अब हम लोग पे किसी का कंट्रोल नहीं है, अब राजा हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता, अब राजा की औकात नहीं है। हाँ, अब राजवा हमारा पे कोई काम हमसे करवा नहीं सकता, अब हम फ्री हैं, अपना मन के मालिक है, जहां मन वहां घूमेंगे, जो मन सो करेंगे, जिसको मन जो बोलेंगे। ठीक है, इस तरह की बात हुई थी। मतलब ब्रोकन चेन का मतलब था एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। दूसरा आप फिगर अगर देखो तो यह है द बंडल ऑफ रॉड्स। इसका मतलब क्या था? अकेला चला भांड नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, सब जानते हो, यानी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ठीक है, अकेले कुछ ना हो तो जो हो तो सबके साथ हो तो हुआ, समझ लो। चला आगे देखेंगे, आगे का एक फिगर है जिसमें कि आप देखोगे एक आंख है एक ट्रायंगल के अंदर, जिसमें से रेडिएंट निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आंख है ये नॉलेज का प्रतीक है, और इससे जो रे निकल रहा है वो आपके इग्नोरेंस को, यानी कि आपके अज्ञानता को दूर करेगा। फिर यहाँ पे देखो स्पेक्चर है एक, यानी कि राजदंड है, ये सिंबल है रॉयल पावर का। ठीक है, तो ये चारों फिगर आप लोग बढ़िया से देख लो, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप बढ़िया से आत्मसात कर लो, ये अच्छा से याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। एक स्नेक है जो कि अपना पूंछ को खा रहा है। वाह, स्नेक अपने से अपना पूंछ को खा जाता है। अच्छा आप एक आंसर बता दो, एक कौन ऐसा सांप है जो अपना ही, सांप आपको पता होगा वो अपना ही बच्चों को, अपना ही अंडा को खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ही पूंछ ही खा रहा है तो कौन बड़ा बात है। लेकिन इसका एक सिंबल है, इसका मतलब क्या है, यानी कि एक रिंग की तरह ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, स्नेक अपना ही पूंछ को मुंह में लेकर के क्या बना रहा है, एक अंगूठी की तरह बना रहा है, गोल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सिंबल ऑफ इटर्निटी का है, मतलब कि कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, अगला फिगर आप देखो तो ये है रेड पिगेरियन कैप। इसका मतलब क्या है, ये उस समय आप एक देखोगे आगे वाले स्लाइड में मैं चर्चा करूंगा स्लेव सिस्टम क्या था, किस तरह से वहां पे लोगों का, एक लोग दूसरे लोगों को खरीद लेते थे, उनसे गुलामी करवाते थे। तो अब वहां ये गुलामी की जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि ये लाल टोपी वहां का कौन पहनता था, स्लेव पहनता था। ठीक है, तो इसका मतलब था कि अब हम लोग फ्री हैं, मतलब हम लोग ये टोपी नहीं पहनेंगे। और फिर यहाँ पे देखो फ्रांस का जो तिरंगा यही 3 कलर का होता था, ब्लू व्हाइट रेड। ठीक है, इसमें तो रेड व्हाइट दिख ही नहीं रहा है, चलिए ठीक है फिर भी देख लो, यही उनका। अगला क्या है, द विंग्ड वुमेन। द विंग्ड वुमेन मतलब होता है कानून का मानवीयकरण किया गया है। जैसे आप देखोगे ना इंडिया में क्या होता है बाबू, भारत माता, हर एक चीज का एक फिगर दे दिया गया है। तो ये फिगर स्टार्टिंग कहां से हुआ था, तो इसका स्टार्टिंग आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप देख सकते हो, बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया था। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, जब क्लास 10th की लेक्चर की हम बात करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि इंडिया में अलग अलग से सब फिगर का अलग अलग सिंबल होता था। काहे कि आप देखोगे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ये फिगर देख के समझ जाते थे, अच्छा ये बोलना चाह रहे हो, मतलब फिगरवा देख के समझ जीवो बतिया की है। बहुत सारा लड़का लोग तो खाली फिगर ही देखता है, पढ़ता लिखता नहीं है। जैसे कि हम लोग भी जब बच्चे थे तो भैया लोग का किताब लेके क्या करते थे, जो इंग्लिश मीडियम का बुक होता था खास करके अभी का रंगीन वाला, देख के खाली फोटुआ देखी थली, आहा अरे राजा का देखो कितना बढ़िया है, आप लोग भी देखते होगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक और फिगर छूट गया था, द लॉ टैबलेट। इसमें बहुत सारा आपका डिक्लेरेशन ऑफ जितना भी राइट है वो सब इसमें लिखा गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि लॉ सब के लिए बराबर है, ऑल आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। अब आप ये बताओ इंडिया का आर्टिकल 14 क्या कहता है, इंडिया का आर्टिकल, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आप लोग 7 या 8 क्लास में पढ़े होंगे, वो बोलता है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट का 2-4 मैं आपके सामने लेके आया हूं, देख लो क्या क्या है। तो कहता है मैन जो जन्म लिया है वो फ्री है और उसे फ्री रहने का अधिकार है। ठीक है, अगला वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकता है। ठीक है, वो बिल्कुल फ्रीडम में रह सकता है, उसके पास लिबर्टी होगा, वो सोसाइटी में किसी भी तरह का फ्री है कोई भी काम करने, यानी कि जो जो आप अभी देखते हो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, वो सब पार्ट आप देखोगे कि डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट में वहां पे दिया गया था। यानी कि सोचो 70-89 के पहले लोगों को अधिकार ही नहीं था, और अभी भी अगर आप बात करोगे किसी से तो उनको पूछोगे राइट क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या राइट दिया गया है। ठीक है,
आगे हम देखते हैं अब क्या हुआ। जब इतना सारा फ्रांस में चेंजेस आ रहा था तो राजा बैठेगा स्थिर से? अगर आपको कोई आपके घर से निकाल दो तो आप बैठोगे स्थिर से? आप तो कहोगे ना हम तो आगे लगा दे, वैसे कैसे, बात ना चली। ठीक है, तो हुआ क्या, वहां का जो राजा था लुईस 16, ठीक है, जो अपना बीबी का गुलाम था एक तरह का बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या किया, पर्सिया के राजा के साथ नेगोशिएशन कर रहा था, और ऑस्ट्रिया तो उसका ससुराले था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया से भी किसी तरह की बातचीत उसकी चल रही थी। ठीक है, अब अगल बगल के लोग, जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर फ्रांस में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे अगर आपके घर में आग लगा तो जो घर आपके बगल में उसमें भी तो आग लगने का प्रॉब्लम होगा ना, कि नहीं होगा? तो वही हो सकता था। तो अगल बगल के लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी राजा की सत्ता को चैलेंज किया जा रहा था, भगवान की यानी कि लॉ ऑफ डिवाइन को चैलेंज किया जा रहा था। तो अगल बगल के भी नेबर किंगडम इससे बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि कहीं हमारे लोग भी हमसे नहीं करते हैं बगावत। ठीक है, अब हमने के भी तो अपन जान बचावे के ना पड़ी। तब वो लोग भी क्या किया, अपना अपना सेना चालू कर दिया कि फ्रांस पे आक्रमण करेंगे, यहाँ का नेशनल असेंबली को हटा देंगे और वहां का राजा को फिर से गद्दी पे दे देंगे। लेकिन नेशनल असेंबली के लोग भी दिमाग लगा रहे थे। ठीक है, वहां के लोग भी दिमाग लगा रहे थे, नेशनल असेंबली के लोग, उनको भनक लग गई कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया हम पे आक्रमण करना चाहता है। इसके पहले कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया आक्रमण करता फ्रांस पे, यहाँ के नेशनल असेंबली ने एक रेसोल्यूशन पास कर दिया कि हम पर्सिया और ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करेंगे और वहां के राजतंत्र को खत्म करेंगे और वहां के लोगों को इस गुलामी से हम आजाद करेंगे। ठीक है, वहां के लोग समझते थे जिस तरह से हम यहाँ से राजा से छुटकारा पाए हैं, हमारे भाई बंधुओं जो कि यूरोप के, उन्हें भी उनके राजा से छुटकारा पाना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग पूरे यूरोप में अपना सेना भेजना चालू कर दी। अब बताओ नेशनल असेंबली के पास सेना कहां से आया? तो भैया नेशनल फ्रांस बहुत सारा लड़ाई लड़ा और फ्रांस के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, फिर भी ये युद्ध जीत रहा था। क्यों? क्योंकि हर एक घर से वॉलंटियर आ रहे थे लड़ने के लिए। लोगों में लड़ने का एक जुनून था कि हम राजा को हटाइए देंगे। ठीक है, राजा को हम हटाइए देंगे। जैसे कैसे हमारे मोदी जी बोले कि कैंडल लाइट जलाना है, ताली बजाना है, घंटी बजाना है, तो हम लोग कैसे छत पे चढ़ के घंटी बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, यानी कि लोगों में एक जुनून था, उत्साह था। तो उसी समय वहां पे भी एक उत्साह था कि राजा के पावर को खत्म कर देना है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स की बातों पे चलना है, डिवाइन रूल को खत्म कर देना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करना है। ठीक है, तो यहीं से ये लोग ने एक गाना ही लोग गाते हुए आते थे जिसका नाम था मर्साइल्स, जो कि पोएट रॉजर डी लिजले ने लिखा था। ठीक है, और ये इतना फेमस हुआ था, इतना फेमस हुआ कि अभी फ्रांस का नेशनल एंथम है। आप ये बताओ इंडिया का नेशनल एंथम जना गण मन किनके द्वारा रचित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो भैया जब ये सब प्रॉब्लम हुआ तो क्या प्रॉब्लम तो बहुत ही गंभीर होने वाली है। अब क्या होता है, वहां पे एक जैकोबिन क्लब बहुत ही फेमस हुआ है। अब जैकोबिन क्लब क्या था, इसकी चर्चा हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो सबसे पहले देखो 1791 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली आता है। तो 1791 में जब नेशनल असेंबली आता है तो उसके बाद फिर राजा इसके खिलाफ रहता है, काहे कि पर्सिया और उसका ससुराल ऑस्ट्रिया, राजा का ससुराल कहाँ था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो वो लोग इसको हटा करके यहाँ फिर से राजतंत्र लाने की व्यवस्था कर रहे थे। अब नेशनल असेंबली युद्ध छेड़ दिया। जब नेशनल असेंबली युद्ध छेड़ दिया तो राजा के खिलाफ अफवाह उड़ने लग गया। अफवाह ये उड़ा कि प्लेस ऑफ टूरिस्ट कैसे बोलते हैं भाई, बहुत टेढ़ा है, हमको जब बोला नहीं जा रहा तो आप लोग कैसे बोलोगे? ठीक है, ट्यूरिस का एक किला था, ट्यूरिस। फ्रांस में कैसे कैसा नाम रख देता है, नाम रखता है ट्यूलिप, नाम रख देता, टूटू नाम रख देता, कितना बढ़िया बढ़िया नाम था। तो प्लेस ऑफ टूरिस्ट, भाई हमको जब बोला नहीं जा रहा तो आप लोग कैसे बोलोगे? चलो कुछ नहीं, आप भी एक बार ट्राई करना, बोल लोगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि सारे लोग पहुंच जाते हैं, एक अफवाह उड़ा देता है ना, एक अफवाह उड़ जाता है कि प्लेस ऑफ टूरिज्म में कि बहुत ही सारा खाना है, बहुत ही सारा खाना है, राजा दावत उड़ा रहा है। ठीक है, तो लोग चल जाते हैं खाना लूटने। जब जाते हैं तो देखते हैं वहां पे खाना उना तो कुछ नहीं है, राजा बैठा हुआ है बेचारा चुपचाप, और वहां पे उसका गार्ड है, तो उसके गार्ड को मार देते हैं और राजा को पकड़ के पेरिस ले आते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नहीं अब तुम भी चलो। और एक चीज आप देखोगे कि फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था, वहां के सर्दी बहुत ही कस की हुई थी, जिससे कि क्रॉप फेल्यूर हो गया था। ठीक है, यानी कि वहां फसल हुआ ही नहीं था। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है, नेशनल असेंबली एक तरह का रेसोल्यूशन पास करता है कि रॉयल फैमिली यानी कि राजा का जितना भी करीबी है सबको जेल में डाल दो, और एक इलेक्शन, फिर से एक फ्रेश इलेक्शन होगा जिसमें अब 21 साल के ऊपर का,
ठीक है, अब देखोगे पहले क्या था, एक्टिव सिटीजन 25 साल के ऊपर का था, ठीक है, और उन्हें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब कहा नहीं, अब सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ठीक है, लोग सिर्फ मेल फीमेल नहीं, सिर्फ आदमी क्या कर सकते हैं, 21 साल के ऊपर वोट दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो नया असेंबली इलेक्ट हुआ, उस समय तो अब देखो नेशनल असेंबली था, अब नया असेंबली जो हुआ उसको कन्वेंशन बोलते हैं। और उसके बाद जब क्या हुआ कि अब यहाँ का राजा नहीं रहेगा, मोनार्ची को हटा देते हैं, अब हम लोग क्या रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे। और ये जैकोबिन क्लब का जो हेड था मैक्सिमिलियन रॉबespierre, आगे देखना बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो भी आदमी बदमाशी करेगा उसका सिर उड़ा देगा। गंद मचा के रख दिया था रॉबespierre, एकदम भौकाल मचा दिया था। देखना आप लोग आगे वाले स्लाइड्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन कौन सा सर्कमस्टांसेस था जिसके चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो लास्ट वाला स्लाइड देख लेना, आधा घंटा का वीडियो बना दिए उस पर। स्टेट जनरल की मीटिंग की बात करो, ये भी लास्ट लेक्चर, ठीक है। और ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से आप क्या समझते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का डिफरेंस क्या है। ये सब एग्जाम में आता है बाबू, एकदम इस सब का आंसर कर लेना, ठीक है। अब ये बताओ फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना, तो पूरा लेक्चर उसी पे चल रहा था। अगला जैकोबिन्स कौन थे, तो इसका आंसर हम आने वाले स्लाइड्स में देंगे, आने वाले लेक्चर में देंगे, ठीक है। और अब वीटो पावर से क्या समझते हो, ठीक है। वीटो पावर तो आप लोग को सबको पता होगा, अभी इस पे तो पूरा भोकाल मचा हुआ है। वीटो पावर, यूनाइटेड असेंबली का वीटो पावर में इंडिया मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग को तो पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। थैंक यू।